नमस्कार दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा रशिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का ये वीडियो ताइवान पर होने वाला है, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे व्हाट इफ चाइना इन्वेड्स ताइवान एंड द रोल ऑफ यूएसए इन इट। पिछले कुछ सालों में देखें तो चाइना और ताइवान का विवाद बहुत ही चर्चा का विषय रहा है। उसका रीजन है ताइवान के बारे में चाइना की नीतियां और यूएसए का ताइवान को वेपन्स प्रोवाइड करना। बहुत से न्यूज़पेपर्स है जो वर्ल्ड वाइड रीड किए जाते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन। उन्होंने रिपोर्ट्स पब्लिश की है जिसमें आने वाले कुछ सालों में चाइना ताइवान को इन्वेड करने की संभावनाएं जताई गई है। तो आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर टुडेज टॉपिक। 16वीं और 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ताइवान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से पोर्तुगीज, डच और स्पेनिश एक्सप्लोरर्स की नज़र ताइवान पर पड़ी और 1624 में पहली बार डच लोगों ने ताइवान को अपने कब्जे में लिया। 1624 से 1661 के दौरान ताइवान में डच लोगों की ही हुकूमत थी, लेकिन 1683 में चाइना का राजा, जिसको किंग डायनेस्टी भी कहा जाता है, उसने ताइवान को जीत लिया। ताइवान तब से चाइना के राजा के ही कंट्रोल में था, लेकिन 1895 में चाइना और जापान के बीच युद्ध हुआ, जिसमें चाइना ने ताइवान को खो दिया और जापान ताइवान पर हुकूमत करने लगा। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका से हारने के बाद जापान काफी कमजोर हो गया था, इसीलिए जापान ने ताइवान को चाइना को सौंप दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी। एक थी रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब आज का ताइवान, और दूसरी थी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब आज की कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे लीड कर रहे थे माओ जेडोंग। वर्ल्ड वॉर 2 के समय से चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार थी, तो ताइवान को भी आरओसी ही गवर्न कर रही थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चाइना में सिविल वॉर शुरू हुआ, जिसमें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने रिपब्लिक ऑफ चाइना के ट्रूप्स को हराया और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई और माओ जेडोंग नए प्रेसिडेंट बने। पीआरसी से हारने के बाद आरओसी लीडर्स ताइवान को भाग गए और आरओसी ने ताइवान में अपनी सरकार बनाई। पीआरसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी का मानना था कि ताइवान मेनलैंड चाइना का ही पार्ट है और इवेंचुअली ताइवान को मेनलैंड चाइना में ही यूनिफाई करना है। दूसरी ओर आरओसी यानी ताइवान का मानना था कि चाइना ताइवान का पार्ट है और चाइना को ताइवान में इंटीग्रेट करना है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी और ताइवान में कैपिटलिस्ट सरकार थी, तो यूएसए और मोस्ट वेस्टर्न कंट्रीज जो खुद कैपिटलिस्ट थी, तो उन्होंने ताइवान को सपोर्ट किया। 1949 से 1971 के बीच ताइवान की सरकार को ही लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना माना जाता था। यूएन में भी ताइवान की ही चाइना को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन 1970 में रिचर्ड निक्सन के अंडर यूएसए ने अपनी पॉलिसीज बदली और इसका नतीजा ये हुआ कि ताइवान को 1971 में यूएन से बाहर निकाला गया और चाइना की सीट ताइवान से निकालकर पीआरसी यानी कम्युनिस्ट चाइना को सौंप दी। आखिर 1979 में जिमी कार्टर के अंडर यूएसए ने चाइना के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज प्रस्तावित किए और ताइपेई में जो यूएस की एम्बेसी थी उसे बंद करके बीजिंग में शिफ्ट किया गया। लेकिन उसी साल यूएसए ने अपने कांग्रेस में, यूएस के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, एक एक्ट पास किया जिसे ताइवान रिलेशन एक्ट कहा जाता है। इसमें ये इंश्योर किया गया कि यूएस विल हेल्प ताइवान टू डिफेंड इटसेल्फ, यानी यूएस ताइवान को डिफेंड करने में ताइवान की मदद करेगा। यह एक वजह है कि यूएस आज भी ताइवान को डिफेंस इक्विपमेंट सेल करता है। 1980 में जब ताइवान और चाइना के रिलेशन सुधर रहे थे, तब चाइना ने ताइवान के सामने 1-2 सिस्टम्स का प्रस्ताव रखा।
इसके मुताबिक अगर ताइवान रीयूनिफिकेशन के लिए मानता है तो ताइवान को कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी। ताइवान ने चाइना का यह प्रस्ताव खारिज किया। बाद में 1993 में चाइना ने एक व्हाइट पेपर इशू किया जिसमें ताइवान को चाइना का पार्ट बताया। सन 2000 में जब ताइवान में शेन प्रेसिडेंट बने जो ताइवान की इंडिपेंडेंस को बैक करते थे, इससे चाइना सतर्क हो गया और जब 2004 में शेन फिर से इलेक्ट होकर आए, उसके अगले ही साल चाइना ने एंटी सेशन लॉ पास किया जिसमें चाइना को यह अधिकार है कि अगर ताइवान खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करता है तो चाइना ताइवान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकता है। जब 2008 में नए प्रेसिडेंट बने मा इंग जू, उन्होंने इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स के थ्रू चाइना के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश की, लेकिन 2016 में जब साई इंग वेन प्रेसिडेंट बनी तो उन्होंने ताइवान के इंडिपेंडेंस को बैक किया। उसी के चलते ताइवान और चाइना के रिलेशंस फिर से बिगड़े। चाइना ताइवान को इन्वेड करने की प्रोबेबिलिटी अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से चाइना ताइवान को इन्वेड कर सकता है। पिछले कुछ सालों का डेटा देखेंगे तो ताइवानीज लोगों का रीयूनिफिकेशन को लेकर जो ओपिनियन है वो ऑल टाइम लो पे है। मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग चाहते हैं कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो, ना कि चाइना का पार्ट हो। तो चाइना का मानना है कि अगर ताइवान बातचीत से नहीं माना तो फोर्सफुली उन्हें ताइवान को चाइना में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ताइवान की करंट प्रेसिडेंट है साई इंग वेन जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को बिलोंग करती है। वो ओपनली ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दिलाने को सपोर्ट करती है और उसी दिशा में उनके प्रयास भी जारी है। 2016 में जब साई इंग वेन ताइवान की प्रेसिडेंट बनी तो 1979 के बाद पहली बार ताइवानीज प्रेसिडेंट ने यूएसए के प्रेसिडेंट से डायरेक्ट फोन पे बात की। और तो और यूएसए के ताइवान के साथ कोई फॉर्मल रिलेशंस ना होने के बावजूद यूएसए ने ताइवान को वेपन्स बेचने की बात की। 1979 के बाद यूएसए के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स ने ताइवान को पहली बार विजिट किया। उसके रिस्पांस में चाइना ने ताइवानी स्ट्रीट के नज़दीक मिलिट्री एक्सरसाइज की। अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता है और यूएसए ओपनली ताइवान के सपोर्ट में आता है तो दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज एक दूसरे के सामने होंगी और ये कॉन्फ्लिक्ट ना तो चाइना, यूएसए ना ही वर्ल्ड अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि दुनिया 2020 से बैक टू ट्रैक आने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक के बाद एक समस्याएं आ रही है, जैसे कि कोविड-19, अफगानिस्तान क्राइसिस और अब ऑनगोइंग रशियन यूक्रेन वॉर। और चाइना इन्वेड करता है ताइवान को तो वर्ल्ड पीस के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं होगी। चाइना को एक डर ये भी है कि अगर चाइना ताइवान को इन्वेड करता है तो इंडिया इसका एडवांटेज लेके अक्साई चीन को वापस लेने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पहले चाइना ने पाकिस्तान को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाया ताकि पाकिस्तान चाइना पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाए, और चाइना ने ओपनली पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ सपोर्ट किया ताकि चाइना जब ताइवान को इन्वेड करे तो उस समय इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को यूज किया जा सके। पिछले कुछ सालों में एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में उभरा है और यूएसए को इकोनॉमिकली एज वेल एज मिलिटरीली चैलेंज किया है। लेकिन चाइना को पता है कि ताइवान को इन्वेड करना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। सो मोस्टली चाइना ताइवान पर वेरियस जैसे कि ट्रेड बैन करके, क्योंकि चाइना को पता है कि चाइना ताइवान का मेजर ट्रेड पार्टनर है। लगभग ताइवान के टोटल ट्रेड का 1/3 ट्रेड चाइना के साथ है। तो चाइना अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके ताइवान को निगोशिएटिंग टेबल पर लाने की कोशिश करेगा। जब चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा तो यूएसए के सामने दो ही ऑप्शंस होंगी, एक तो ओपनली ताइवान के सपोर्ट में आए और दूसरा चाइना ताइवान के इशू को कम्प्लीटली इग्नोर करे। क्योंकि यूएसए एक बड़ी महाशक्ति है, उसके साथ साथ एक मेजर डेमोक्रेसी भी है, तो जब चाइना ताइवान को इन्वेड करेगा तो ताइवान यूएसए से ही मदद मांगेगा और पूरी दुनिया भी यूएसए की तरफ देखेगी क्या यूएसए ताइवान को सपोर्ट करेगा या नहीं। लेकिन यूएसए की जो फॉरेन पॉलिसी है बाइडन के अंडर, उससे यूएसए के जो अलाइड कंट्रीज है उनका यूएसए पर जो विश्वास था वो कम हुआ है, क्योंकि यूएसए की जो पॉलिसीज थी अफगानिस्तान क्राइसिस में, रशिया यूक्रेन वॉर में,
उससे यूएसए की अलाइड कंट्रीज को संदेह है कि क्या यूएस सच में वॉर लाइक सिचुएशन में हमारी मदद करेगा। आज भी यूएसए को लगता है कि यूएसए के लिए रशिया एक मेजर थ्रेट है, ना कि चाइना। इसलिए यूएसए चाहता था कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बन जाए, जिससे रशिया को काउंटर करना आसान होता। उसका नतीजा दुनिया के सामने है, रशिया यूक्रेन वॉर। लेकिन यूएसए को ये बात समझनी चाहिए कि आने वाले सालों में चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है टू यूएसए और पूरी दुनिया के लिए भी। और चाइना आने वाले कुछ सालों में यूएसए को भी रिप्लेस कर सकता है एज ए मेजर सुपर पावर। ये बात डोनाल्ड ट्रंप, जो यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, अच्छे से जानते थे। इसीलिए चाइना के साथ उन्होंने ट्रेड वॉर शुरू की थी। यूएसए की जो पॉलिसीज है बाइडेन के अंडर, वो काफ़ी वीक है। अगर यूएसए अपनी पॉलिसीज में चेंज नहीं लाता तो यूएसए सुपर पावर की इमेज है, उसे डूबने से बचा नहीं पाएगा। और यूएसए के अलाइड कंट्रीज है, वो भी यूएसए पर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाएंगी कि वॉर लाइक सिचुएशन में यूएसए अपने को बचाने आएगा या नहीं। आई होप कि चाइना ताइवान का इशू पीसफुल तरीके से सुलझ जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।